नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। मैं आज दिल्ली सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में सल्तनत कालीन सेना का स्वरूप क्या था, इसके बारे में चर्चा होगी। अभी पिछले वीडियो में जो आपसे चर्चा हुई थी उसमें जो है हमने खलीफा के बारे में, सुल्तान के बारे में आपसे चर्चा हुई थी। ठीक, पूरा प्रशासन किस सिस्टम के आधार पे चलता है उसकी चर्चा आपसे हुई थी। अब ये आपका टॉपिक है सैन्य व्यवस्था। तो सैन्य व्यवस्था का निर्माण, इसका रोल क्या है साम्राज्य या प्रशासन को आगे बढ़ाने में। ठीक, किन किन शासकों ने क्या क्या इसमें सुधार किए, क्या क्या व्यवस्थाएं दी जिससे सैन्य व्यवस्था हमारी सुदृढ़ हो सके, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था। तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का स्वरूप देखने के पहले फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक वीडियो पहुँच सके। तो इसमें सेना का स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय सेना थी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सेना का अर्थ ये है सेना में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, अरबी भी थे, फारसी भी थे, तुर्की भी थे। कहने का अर्थ ये है कि सेना का जो स्वरूप था उसमें विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में उनका एक राष्ट्र प्रेम नहीं था। ठीक, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं था। जब तक सुल्तान ने उनको धन दिया तब तक वो सुल्तान के, जैसे ही सुल्तान धन देना बंद कर देता है वैसे ही सुल्तान से विरत हो जाते हैं। जब तक सुल्तान ताकतवर है तब तक सेना उनकी है, और जैसे ही सुल्तान की ताकत खत्म तो उनकी निष्ठा सुल्तान से खत्म। अंतर्राष्ट्रीय सेना में ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और जब राष्ट्रीय सेना होती है उसका राष्ट्र से लेना देना होता है तो वो थोड़ा अपने राष्ट्र से लगाव रखती है। जब राष्ट्र से लगाव रखेंगे तो उनका जो है स्वरूप दूसरे टाइप का हो जाता है। भाई वो सेना जो है राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार है और एक सेना जो है पैसे के लिए मर मिटने को तैयार। तो खैर जो भी था, सल्तनत कालीन सेना का स्वरूप बहुत अच्छा नहीं। अब सेना के प्रकार की बात कर लें। सेना 4 प्रकार की थी। एक खासे खेल सेना थी। खासे खेल को केंद्रीय सेना कहा जाता था। ठीक, ये केंद्र में सरकार के पास थी। दूसरी इक्तादारी सेना थी। तीसरी जंगी सेना या युद्धकालीन सेना थी और चौथी जिहादी सेना थी। ठीक, तो हम सबसे पहले खासे खेल की बात करते हैं। असल में ये केंद्र सरकार के पास कुछ सेना संगठन होता था। ठीक, उसे केंद्रीय सेना या खासे खेल कहा जाता था। इन्हें कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे हस्मे कल्ब या हस्मे अतरफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये खासे खेल सेना को या केंद्रीय सेना को कहा जाता है। ये सुल्तान द्वारा निर्मित होती थी जो केंद्रीय सेना, और सुल्तान के लिए कार्य करती थी। दूसरी सेना है इक्तादारी सेना। ये सेना भाई बड़ी खतरनाक थी। ये इक्तादारों की सेना थी और इक्तादारों ने जब तक सुल्तान मजबूत रहे तब तक तो ठीक ठाक व्यवस्था रही, लेकिन जैसे ही सुल्तान कमजोर हुए इक्तादारों ने सारी सैन्य व्यवस्था को इधर से उधर कर दिया, चौपट कर दिया। तो कुल मिला के यदि सल्तनत के पतन का मुख्य कारण पूछा जाए तो कहीं ना कहीं इक्तादारी व्यवस्था जरूर इसमें थी, क्योंकि ये बहुत निकम्मे आदमी थे। ठीक, फिर जंगी सेना या युद्धकालीन सेना की बात करें। ये युद्धकालीन सेना या जंगी सेना एक ऐसी सेना थी जो युद्ध के समय निर्मित की जाती थी। इनको लूट में हिस्सा चाहिए था। ये लूट में हिस्सा लेते थे। ठीक, और अपने घोड़े, हथियार सब कुछ इनका होता था, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी। तो ये युद्धकालीन सेना थी जिसे जंगी सेना के नाम से जाना जाता था। फिर बात आती है जिहादी सेना। ये धार्मिक सेना थी, क्योंकि उस समय
भारतीयों में हिंदुओं को जो है जजिया देना पड़ता था और सेना में काम ना करना पड़ता था। यानी जो सेवाएं हम देते थे, लेते थे, मतलब सेवाओं के बदले में हम कर देते थे उनको जजिया के रूप में। ठीक, तो अब यदि मान लीजिए थोड़ा पैसा दे करके और हम अपनी जान बचा लेते हैं तो इससे अच्छा क्या है। तो मुसलमानों की ये सेना थी जिहादी खास कर, और हिंदुओं को इसमें भाग लेने की नौबत न आती थी, तो इसलिए वो खुले में खुला बच जाते थे। इसीलिए भारत पर बहुत दिनों तक मुस्लिमों ने शासन किया, लेकिन कभी उनकी संख्या ना बढ़ पाई और कभी वो हिंदुओं पर हावी ना हो पाए, क्योंकि वो जत्ते साल 2 साल 10 साल हम बढ़े वत्ते कोई एक युद्ध हो गया खत्म। ठीक, उनका काम खुद से पटाका, तो इस तरीके से वो कभी बढ़ ना पाए, और इसीलिए भारतीयों को कोई अहित ना किया उन्होंने। और दूसरी चीज़, जो भारतीय मुसलमान बने भी तो उन्होंने भी अपनी संख्या कम करा ली, बाकी हुआ कुछ नहीं। अब बात करते हैं सैन्य क्षेत्र में मुसलमानों की देन। सैन्य क्षेत्र में मुसलमानों की देन, तो सुल्तानों ने एक काम किया था बहुत अच्छा। उन्होंने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया था, और सुदृढ़ता के लिए एक अस्पा दुई अस्पा का सिद्धांत दिया, और दाग हुलिया और दाग अस्पा का सिद्धांत दिया। यानी सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़ों के पुट्ठों पर मोहर लगाना, यानी पुट्ठों को दागना। ठीक, और ये सारी व्यवस्थाएं ये सल्तनत काल में स्टार्ट हुई। ये जो दाग प्रथा आई, हुलिया प्रथा आई, इससे भ्रष्टाचार बंद हो गया, सेना में झोलमोल बंद हो गया। झोल ये होता था कि जैसे मान लीजिए जाना किसी और को है लड़ाई पे, जा कोई और रहा है, घोड़ा कोई और दिखाया गया है, घोड़ा कोई और जा रहा है, इस सारा झोल खत्म। फिर इन्होंने कुछ दिया है सैन्य क्षेत्र में। मुसलमानों की देन क्या है? पहले जरीब वरीब ना होती थी, ठीक, नाल ना ठोकी जाती थी घोड़ों पर। अपने वहाँ भारत में ही नाल ठोकने की प्रथा सल्तनत काल में ही आई, तो घोड़ों की नाल ठोकना स्टार्ट की। घोड़ों में नाल ठोकने से घोड़ों की फिसलन कम हो गई, उनकी स्पीड बढ़ गई। ठीक, घोड़ों पर जरीब लगाते थे ताकि सवार स्वतंत्र रूप से बैठ करके और छोटे धनुष ले करके दोनों हाथों का इस्तेमाल करके वो दुश्मन पर तीर चला सके और लगाम को मुंह से पकड़ सके। ये सारी व्यवस्थाएं सैन्य क्षेत्र में मुस्लिमों की देन है। इतना सब करने के बाद इन्होंने एक काम और किया, सेना के संगठन का निर्माण। सेना के संगठन का निर्माण दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक, और दशमलव प्रणाली क्या थी? 10 अश्वारोही बराबर एक सरे खेल, यानी 10 अश्वारोही जो होते थे एक सरे खेल के बराबर। ठीक, यानी 10 अश्वारोहियों के समूह को एक सरे खेल कहा जाता था। तो 10 सरे खेल बराबर होता था एक अमीर, यानी एक अमीर 100 अश्वारोही रख सकता था, ये आप कह सकते हैं। ठीक, यानी 10 सरे खेल बराबर एक अमीर, और 10 अमीर बराबर एक मलिक। 10 अमीर बराबर एक मलिक के होता था, और एक मलिक बराबर 10 मलिक बराबर एक खान के होता था। खान सैन्य व्यवस्था का सबसे बड़ा पद, और अश्वारोही सैन्य व्यवस्था का सबसे छोटा पद। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, अब 10 मलिक बराबर एक खान के और 10 खान बराबर एक आरिज मुमालिक, यानी आरिज मुमालिक का पद बलवन द्वारा सृजित किया गया है। बलवन ने वजीर के पद से आरिज मुमालिक को अलग किया, यानी सैन्य विभाग का पद अलग कर दिया, और सेना निर्माण का कार्य, संगठन का कार्य आरिज मुमालिक को दे दिया। यानी ये जो व्यवस्था आई है दशमलव प्रणाली, ये सब उसी के समय में।
सोचिए कितने योग्य थे ये लोग। तो सेना में सबसे बड़ा पद जो है वो खान का था। ठीक, एक खान बराबर होता है 10 मलिक के। अच्छा, अस्त्र शस्त्र की बात कर लें, ढेर सारे अस्त्र शस्त्र थे इनके पास। ठीक, उस समय बधू तोप का इस्तेमाल किया जाता था। बधू या मांगलिक तोप कह लें, बधू तोप का इस्तेमाल ये करते थे पत्थर फेंकने के लिए, दुश्मन पर पत्थर फेंकने के लिए। तब बारूद वारूद का इस्तेमाल ना होता था, तब पत्थर फेंके जाते थे। आपको शायद हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब पहली बार अरबों का आक्रमण हो रहा था, ठीक, 712 ईस्वी में। ठीक, तो उसमें हमने बताया था मोहम्मद बिन शाम जो है, नहीं वो सॉरी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और वो देवल पर विजय करता है। देवल पर विजय करता है तो विजय होती कैसे है? एक ब्राह्मण की चालबाजी रहती है, वो उसको बता देता है कि यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का झंडा यदि गिर जाए तो सारी व्यवस्था आपके कदमों में आ जाए। तो यही हुआ, वो सारी व्यवस्था गिर गई और मंदिर उनके, वो सारा साम्राज्य उनके कब्जे में आ गया। ठीक, और वहाँ के लोगों ने, देवल के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये जो व्यवस्था थी, ठीक, और ये तोप झंडे का गिराना, इस झंडे को गिराने में एक तोप का इस्तेमाल किया गया था जिस तोप का नाम था बधू। इसके अलावा संवंत, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। सावंत एक हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसे घर के बगल में लगा करके और ऊपर से तोप मारी जाती थी, दगाया जाता था और बहुत दगता था जब, तब जा कर के किले के दरवाजे टूट जाते थे। तो ये व्यवस्था थी। उसके बाद इनके अलावा ढेर सारे और तोप हैं, जैसे गरगज था। ठीक, सांप बिच्छू मधुमक्खी फेंकने के लिए एक तोप थी गरगज। उसके अलावा चरख थी। ठीक, यह भी एक प्रकार की तोप है। सल्तनत काल में गुप्तचर व्यवस्था भी थी, मतलब तोप हो गई हैं, अब गुप्तचर व्यवस्था थी। हमने बताया बरीद और मुनियास गुप्तचर अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, कर्मचारी एवं अधिकारी हैं। बरीद और मुनियास, बरीद अधिकारी और मुनिहास या मुनही कर्मचारी हैं। यानी ये व्यवस्था सल्तनत काल में जारी हो गई थी। ठीक, और ये लोग सूचना ला करके सरकार को देते थे, यानी सुल्तान को देते थे। ये व्यवस्था उस समय सुपर क्लास की व्यवस्था थी। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, इक्तादारी। तो इक्तादारी की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, हम अब छोटे छोटे, क्योंकि प्रशासन की बात है, प्रशासन में छोटे छोटे वीडियो बना करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे सैन्य व्यवस्था का अलग रहेगा, अब इक्तादारी का पूरा वीडियो एक इक्तादारी पर रहेगा। आपको जब भी कभी देखना होगा तो एक वीडियो उठाए देख लीजिए, आराम से आपका काम चल गया। जिस वीडियो को जिसकी आवश्यकता होगी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में अब हम अगला वीडियो अगली बार बनाएंगे, मतलब कल बना देंगे, उसको कल अपलोड कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।